दोस्तों, आज 3 सितंबर है और आज के करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस जेवलिन थ्रोवर ने जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक ने भारत के किस जेवलिन थ्रोवर ने पैरालंपिक खेलों में रिकॉर्ड बनाकर अपना गोल्ड डिफेंड किया। मतलब पैरालंपिक खेलों में गोल्ड को डिफेंड किया, अपने गोल्ड को बचाया। मतलब पिछले भी ओलंपिक में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था इसी स्पर्धा में। तो यहाँ है जेवलिन थ्रोवर जिसने अपना गोल्ड डिफेंड किया। तो आंसर है सुमित अंतिल। भारत के सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो F64 वर्ग, F64 याद रखिएगा, में 70.59 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। वे पैरालंपिक खेलों में अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। ये याद रखिए कि वे पैरालंपिक खेलों में अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। और ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी क्योंकि इससे पहले अवनी लेखरा जो है शूटिंग में अपने गोल्ड का बचाव कर चुकी हैं। तो यहाँ याद रखने वाला बात है कि जेवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल ने अपने गोल्ड को डिफेंड किया। मतलब यहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीता 70.59 मीटर भाला फेंक का जब भी नाम आता है तो हमारे देश के महान खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का भी नाम आता है। सुमित अंतिल उनसे बराबर संपर्क में रहते हैं। खैर ये यहाँ इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने गोल्ड जीता, गोल्ड को डिफेंड किया 70.59 मीटर भाला फेंक के F16 वर्ग के प्रतियोगिता में। F64 वर्ग प्रतियोगिता क्या होता है? ये तो लोअर जो लिम्ब का इंपेयरमेंट होता है, लोअर लिम्ब जैसे पैर हो गया, पैर में जो खराबी आता है उससे संबंधित है F64 प्रतियोगिता, F64 वर्ग। तो और ये इंपॉर्टेंट है कि वे पैरालंपिक खेलों में अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। स्वर्ण पदक का बचाव किया और पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी जो स्वर्ण पदक का बचाव किए। अवनी लेखरा पहली खिलाड़ी है, पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने अपने स्वर्ण पदक का बचाव किया था। आज का दूसरा क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में भारत के नीतीश कुमार ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो नीतीश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है किस स्पर्धा में? तो इसका उत्तर विस्तार से जानते हैं। पैरालंपिक खेलों में भारत के नीतीश कुमार ने बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी का स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराया। तो दोस्तों बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे लोअर लिम्ब का कुछ और कैटेगरी का नाम होता है, लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट, अपर लिम्ब इम्पेयरमेंट और फेसन में प्रॉब्लम उसका अलग होता है। तो बैडमिंटन या फिर जो भी खेल है उसमें जो कैटेगरी है उसको भी याद रखना है कि किस कैटेगरी में जीता। जैसे जेवलिन थ्रो होता है उसका विभिन्न कैटेगरी होते हैं, या फिर जो दौड़ होती है उसमें भी विभिन्न कैटेगरी होते हैं। वैसे ही बैडमिंटन के भी SL3 कैटेगरी में नीतीश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, ये याद रखना है हमें। आज का तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए कितने राशि को मंजूरी दी है? 2817 करोड़ रुपए की। इसका उत्तर है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 2017 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों की आय में सुधार के लिए 14,000 करोड़ रुपए के 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें लगभग 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें 2817 करोड़ रुपए की डिजिटल कृषि मिशन तथा 3978 करोड़ रुपए की फसल विज्ञान योजना शामिल है। डिजिटल कृषि मिशन में एग्रीस्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है। फसल विज्ञान योजना में खाद्य एवं कृषि क्षेत्र शामिल है। इनमें 2047 तक जलवायु अनुकूल फसल विज्ञान और खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम के 6 बिंदु शामिल हैं। तो 2047 इम्पोर्टेंट है। डिजिटल कृषि मिशन में क्या क्या शामिल है? तो एग्रीस्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। डिजिटल कृषि मिशन
के दो अंग हैं, एग्रीस्टेक और कृषि विज्ञान सहायता प्रणाली। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 17 करोड़ रुपए डिजिटल कृषि मिशन के लिए, 39-79 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के लिए, 7 बड़ी परियोजनाएं दी गई है, जिसमें 14,000 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, सरकार ने कहां पर 63 लाख चिप प्रतिदिन क्षमता 63 लाख चिप प्रतिदिन क्षमता वाली सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी कहां पर सरकार ने दी है? तो गुजरात के सानंद में। सेमीकंडक्टर चिप गुजरात के सानंद में, ये याद रखे जाने लायक है। तो सरकार ने गुजरात के सानंद में 63 लाख क्षमता प्रतिदिन वाली सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह एक बड़ा संयंत्र है और उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा केन्स इंडस्ट्रीज को जाएगा। केन्स इंडस्ट्रीज ही इसके निवेशक है। तो गुजरात के सानंद में सरकार ने सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कितने चिप का उत्पादन होगा? 63 लाख चिप प्रतिदिन का उत्पादन होगा। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, आज यानी 3 सितंबर 2024 से थर्मल विश्लेषण पर वैश्विक सम्मेलन ICTAC कहाँ आयोजित किया जा रहा है? थर्मल विश्लेषण पर वैश्विक सम्मेलन ICTAC कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है IIT मद्रास में। तो आइए इस बारे में और बातें जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास, इंडियन थर्मोडायनेमिक्स सोसाइटी अमृतसर, इंडियन केमिकल सोसाइटी कोलकाता और इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट आगरा के सहयोग से अपने परिसर में द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन थर्मल एनालिसिस एंड कैलोरीमेट्री ICTAC इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन थर्मल एनालिसिस एंड कैलोरीमेट्री का आयोजन कर रहा है। दुनिया भर के 400 से अधिक वैज्ञानिक एक सप्ताह तक चलने वाले इस सम्मेलन के लिए चेन्नई पहुंचे हैं। ये वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान के पुर्जों से लेकर खाद्य सामग्री पर तापमान के बदलाव का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब जो भी चीजें हैं उन पर तापमान के बदलाव के कारण क्या फर्क पड़ता है उसको जान रहे हैं, उस पर अध्ययन कर रहे हैं, उस पर विमर्श कर रहे हैं। पहली बार इस समारोह का आयोजन भारत में हो रहा है। तो थर्मल विश्लेषण पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है। आज का 6th क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने भारत के साथ तीस्ता नदी जल संधि पर फिर से बात करने की इच्छा जाहिर की है? इसका उत्तर बांग्लादेश की सरकार ने या बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में जल संसाधन मामलों की सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन ने कहा है कि सरकार तीस्ता नदी जल बंटवारा संधि पर भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है। इस बारे में एक बात जान लेना आवश्यक है कि वर्ष 2011 में भी भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारा संधि पर बातचीत हुआ था और दोनों देश लगभग एक संधि पर पहुंच गए थे, लेकिन अंत में कुछ कारणों से संधि पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए। दोस्तों अब हम आते हैं आज के 7वें और अंतिम क्वेश्चन पर। तो 63वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? 63वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 63वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब जीता है एनसी सोजन ने और पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है तमिलनाडु के नितिन ने। तो आइए इस बारे में और जान लेते हैं। बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में हुए 63वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप
तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि 63वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुए? बेंगलुरु में, बेंगलुरु के श्री कांति रावा स्टेडियम में। तो बेंगलुरु के श्री कांति रावा स्टेडियम में हुए 63वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के 200 मीटर दौड़ में तमिलनाडु के नितिन ने 20.66 सेकंड के साथ नया मीट रिकॉर्ड बनाया। वहीं एनसी सोजन ने 14.71 मीटर की लंबी कूद के साथ जीत हासिल की। दोनों को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला खिलाड़ी का खिताब दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब दिया गया एनसी सोजन को, वो लंबी कूद की खिलाड़ी है। और पुरुष खिलाड़ी तमिलनाडु के नितिन है, जिन्होंने 200 मीटर में नया मीट रिकॉर्ड बनाया और इसका इन्हें पुरुष खिलाड़ी खिताब दिया गया। एक बात और है कि जो 200 मीटर के दौड़ में शामिल होते हैं वो सामान्यतः 100 मीटर के दौड़ में भी शामिल होते ही हैं। तो ये हो गया। अब इसमें है दोनों क्रम से सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी खिताब दिया गया। इसी प्रतियोगिता में विद्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में 56.23 56.23 सेकंड के साथ समय के साथ महान पीटी उषा के 1985 में बनाए गए 39 साल पुराने मीट रिकॉर्ड जो 56.80 सेकंड का था को तोड़ दिया। तो इसी प्रतियोगिता में विद्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में 56.23 सेकंड के साथ नया मीट रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? विद्या रामराज ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो पीटी उषा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 39 साल पहले 1985 में मीट रिकॉर्ड बनाया था। तो यहाँ याद रखने वाला बात है एनसी सोजन लंबी कूद, नितिन 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती और दोनों को सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी खिताब दिया गया। विद्या रामराज ने 39 साल पुराने पीटी उषा के 400 मीटर बाधा दौड़ के रिकॉर्ड को सुधारा या तोड़ा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।